एवरीवन, वेलकम टू आईके क्लासरूम। आज जो है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना, जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो है ना हम डीएनए लेवल तक जो है ना बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें डीएनए को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर को डील करने के लिए। देखिए, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्रेडरिच मिक्सचर। लेकिन फ्रेडरिच मिक्सचर जो है ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस है। उन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि न्यूक्लियस के एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना एक एसिडिक सब्सटेंस है, और उस एसिडिक सब्सटेंस का नाम उन्होंने उस टाइम रखा था न्यूक्लियन। तो वो क्लियर हमें ये नहीं बता पाए कि इसका नाम जो है ना एक्चुअल डीएनए है, ठीक है ना, या इसके स्ट्रक्चर के बारे में वो हमें कुछ नहीं बता पाए। बट उन्होंने इतना सा कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना एक एसिडिक सब्सटेंस मिलता है जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं। लेटर ऑन विद द एडवांस स्टडी हमें पता चला कि ये जो एसिडिक सब्सटेंस है जिसे न्यूक्लियन नाम दिया गया था, ये बेसिकली जो है ना एक पॉलीमर है, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर में हम कहते हैं बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ बेसिक यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन की बात करते हो और आप कहते हो कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स यानी अगर आप कोई पॉलीपेप्टाइड लेते हो, कोई प्रोटीन लेते हो, तो उसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारे अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम डीएनए को देखते हैं, डीएनए को खोल के देखते हैं, तो डीएनए में इस तरह से हमें बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे। ये जो मैं स्क्वायर से बना रहा हूँ, ये आप कंसीडर कर लो, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है। तो बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक पॉलीमर बना लेते हैं जिसको हम डीएनए कहते हैं। हम वापस आते हैं इस पे कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे आपको कि अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का जो लोकेशन है, तो डीएनए इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है, अगर हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो हमें पता है वहाँ पे एक ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जहाँ पे आपको डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हमने लिखा, तो हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप ये फ्लो चार्ट देखिए कि जैसे हमने कहा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज़ बेसिकली वी कैन से कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, दैट इज न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। तो इसमें न्यूक्लियोसाइड है और फॉस्फेट है। अब दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड में से जब आप फॉस्फेट बाहर निकालते हो तो रेस्ट जो वहाँ पे चीज़ बच जाती है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब आप न्यूक्लियोसाइड को देखिए कि न्यूक्लियोसाइड में फर्दर आपको एक शुगर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेटर ऑन इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये एक बेसिकली एक पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर होता है, ठीक है ना। और साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक नाइट्रोजीनियस बेस भी प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियोसाइड में आपको शुगर मिलेगा और नाइट्रोजीनियस बेस मिलेगा। अब नाइट्रोजीनियस बेस जो है, नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में मैं आपको बता दूं, दीज आर द हेटेरोजीनियस कंपाउंड्स। हेटेरोजीनियस कंपाउंड्स, देखिए हेटेरोजीनियस क्यों कहते हैं हम, जैसे अगर आप प्यूरीन देखेंगे या पायरिमिडीन देखेंगे, तो जब आप इसकी रिंग देखते हो तो आपकी रिंग, इसकी रिंग में जो है ना सिर्फ कार्बन नहीं बल्कि कार्बन के साथ साथ जो है ना नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है। इसीलिए हम जो है ना इसको हेटेरोजीनियस कहते हैं। अब इसमें जो प्यूरीन है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, वो 9 मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन पायरिमिडीन जो है वो सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग होता है। और प्यूरीन में हमारा एग्जाम्पल होता है यहाँ पे एडेनिन और गवानीन। पायरिमिडीन में हमारा एग्जाम्पल होता है साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। देखिए, यहाँ पे हम पहला डिफरेंस जो है ना देखना चाहेंगे बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है, जब आप उसमें पायरिमिडीन देखोगे तो आपको साइटोसिन मिलेगा, थाइमीन मिलेगा। लेकिन आरएनए में जो है ना आपको थाइमीन की जगह यूरेसिल देखने को मिलेगा। डेट मीन चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, 4 ही आपको जो है ना नाइट्रोजीनियस बेसिस देखने को मिलेंगे, एडेनिन, गवानीन, और अगर डीएनए है तो साइटोसिन, थाइमीन, लेकिन अगर आरएनए है तो साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब देखिए, शुगर की बात करते हैं। शुगर मैंने यहाँ पे लिखा है या तो राइबोस होगा या तो डीऑक्सी राइबोस होगा। अगर शुगर डीऑक्सी राइबोस होगा तो दैट मीन्स ये जो है ना डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा।
लेकिन अगर शुगर राइबोस है तो ये उस टाइम जो है ना आरएनए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ जिस न्यूक्लियोसाइड के अंदर डिऑक्सी राइबोस शुगर होगा वो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और उससे जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा यानी उसके साथ जब फॉस्फेट ऐड होगा तो उससे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा। तो आओ इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि डीऑक्सी राइबोस क्या है और राइबोस क्या है। देखिए सबसे पहले राइबोस को देखते हैं जो कि ब्लू कलर से बनाया है मैंने। इस राइबोस को आप देख लीजिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन नंबर 1 पे HOH है, लेकिन कार्बन नंबर 2 को आप देख लीजिए क्योंकि यहीं पे ये दो शुगर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रेड कलर लेना चाहूँगा। आप देखिए कार्बन नंबर 2 जो आप देख रहे हो 2 प्राइम, और यहाँ पे भी जो 2 प्राइम आप देख रहे हो, तो यहाँ पे 2 प्राइम में राइबोस के केस में OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कार्बन नंबर 2 प्राइम पे आपको सिर्फ H देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज डी ऑक्सी। और यहाँ पे H होना और यहाँ पे OH होना, इससे जो है ना इनकी स्टेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। इनके जो है ना वी कैन से जो इनकी फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है उस पर भी फ़र्क पड़ने वाला है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक। अब देखिए जिस तरह से मैंने हेटेरोजीनियस यानी नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात की थी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सबसे पहला हमारा एडेनिन है, दूसरा गवानीन है, दोनों प्यूरिन है। और आप देख रहे हो इनमें जो मेंबर रिंग जो है वो 9 मेंबर्ड रिंग है। बेसिकली ये बाईसाइक्लिक है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहीं पे देख रहे हो थायमीन देख रहे हो, साइटोसिन देख रहे हो, यूरेसिल देख रहे हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी हमने देखे। आप चाहो तो इन्हें याद कर सकते हो, बट अगर हम नीट पर्पस की बात करें तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको समझा दिया। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में टोटल में आपको एक शुगर देखने को मिलेगा, शुगर के साथ साथ एक नाइट्रोजीनियस बेस देखने को मिलेगी, ये हम बना रहे नाइट्रोजीनियस बेस देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो है ना आपको यहाँ पे फॉस्फेट भी देखने को मिलेगा। वो फॉस्फेट जो है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा फॉस्फेट भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो बॉन्डिंग है। सबसे पहले अगर हम शुगर का बॉन्ड देखेंगे नाइट्रोजीनियस बेस के साथ यानी ये वाला बॉन्ड, तो इसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वी कॉल इट एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट की बात करूँ, यानी शुगर के साथ जो ये फॉस्फेट ऐड हुआ है, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। वहीं पे बच्चों अगर मैं फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो इसे हम फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और अगर आप देख रहे हो मैंने आपसे कहा डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। डैट मीन्स यहाँ पे कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होंगे। सो डैट मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ भी एक बॉन्ड होता है। वो जो बॉन्ड बनता है that is formed between 3-OH of one nucleotide and 5-phosphate of other nucleotide, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बना 3-OH और 5-phosphate के बीच में, तो ये जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों याद रखना इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए जब बनेगा, जब पॉलीमर बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपस में जो बॉन्ड होता है उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। और फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है। और जो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड होता है बच्चों वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे समझना होगा बेसिकली कि हमने डीएनए के बारे में समझा, हमने बोला ये पॉलीमर है, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे डीएनए के अंदर अरेंज है, यानी ये डीएनए जो है ना दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हमें समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इस चीज़ को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने हमें बता दिया कि डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो दिखता कैसे है, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, आपको ये बात समझनी होगी। वाटसन एंड क्रिक ने एक टेक्निक का यूज़ किया जिस टेक्निक का नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक।
एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये टेक्निक जो है उस टाइम पे डिज़ाइन की थी दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था म्यूरिस विल्किंस और उनके साथ दूसरा था दैट इज़ रोजलैंड फ्रैंकलिन। तो डैट मीन्स विल्किन और फ्रैंकलिन जो है इन्होंने एक टेक्निक डिज़ाइन की थी उस टाइम, दैट्स एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। और इसी टेक्निक का यूज़ करके वाटसन एंड क्रिक ने हमें एक डिटेल मॉडल दिया किसका, डीएनए का। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने किस डीएनए का मॉडल दिया। तो मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारे पास डीएनए डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डीएनए ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, डीएनए जेड भी प्रेजेंट है। लेकिन जब हम फिजियोलॉजिकली देखते हैं द मोर स्टेबल जो है दैट इज़ द बी डीएनए। तो वाटसन एंड क्रिक जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ ऑब्वियसली अवेलेबल फॉर द मोस्ट स्टेबल डीएनए, दैट्स बी डीएनए। तो दैट मीन्स इसमें जितने भी पॉस्टुलेट्स है वो बी डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की कुछ लाइंस लिखी है यहाँ पे, तो इन्हीं को हम डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये देख लीजिए आप, ये कह रहा है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक, तो अगर मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा दूं तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए यहाँ पे, इन दो डायग्राम्स को, तो आपको समझ में आएगा। हम इस डायग्राम से लेते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है और उन पॉलीपेप्टाइड चेन की जो बैकबोन है वो बैकबोन बनी होती है शुगर फॉस्फेट की, यानी शुगर और फॉस्फेट। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में इन दो स्ट्रैंड्स को बना दूं तो दो स्ट्रैंड कुछ ऐसे दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं दिखेंगे, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो डीएनए है, ये जो एक स्ट्रैंड है, इसकी बैकबोन जो है वो बनी होगी शुगर फॉस्फेट की। और इस शुगर यानी इस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजीनियस बेस है, चाहे इस स्ट्रैंड का हो चाहे इस स्ट्रैंड का हो, दे विल बी प्रोजेक्टिंग इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ वो प्रोजेक्ट करेंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे। कौन? नाइट्रोजीनियस बेस की बात हो रही है। सो पहला पोस्टुलेट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि देयर आर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और ईच पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बैकबोन है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट और जो बेसिस है दे आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड। दूसरी बात यहाँ पे ये है बच्चों कि एक स्ट्रैंड जो है वो 5' to 3' होगी, तो दूसरी स्ट्रैंड जो है इसके अपोजिट में वो 3' to 5' होगी। हमें समझना होगा इस चीज़ को, ये 3' to 5' क्या है। तो मैं वापस आपको इस डायग्राम पे लेके आता हूँ। देखिए बच्चों, जब ये न्यूक्लियोटाइड, मान लो इसको न्यूक्लियोटाइड 1 नाम रखते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड 2 नाम रखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 1 जो है इसने इसके 3' ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5' फॉस्फेट से। सो दैट मीन्स इस न्यूक्लियोटाइड 1 का 5' फॉस्फेट जो है वो फ्री रहा, 5' फॉस्फेट फ्री रहा। जब इस चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आप ऐड करोगे तो जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका 3' फ्री होगा। सो दैट मीन्स ये स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड की एक पोलैरिटी बन गई, इस स्ट्रैंड की एक डायरेक्शन बन गई कि इस स्ट्रैंड में जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उसमें 5' फॉस्फेट फ्री है और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3' फ्री है। सिमिलरली मान लो कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरी चेन जो है ना वो कुछ ऐसे बन रही है सच दैट उसमें न्यूक्लियोटाइड 1 का 5' फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड 2 का 3' जो है ना वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड 1 है वहाँ पे 5' वहाँ पे 3' OH फ्री रहा होगा और इस स्ट्रैंड का जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा बच्चों उसमें 5' फॉस्फेट फ्री रहेगा। तो डैट मीन्स ये स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' डायरेक्शन में बन गई। तो वही हमने यहाँ पे कहा कि दो स्ट्रैंड जो है, एक अगर 5' to 3' होगा तो दूसरा 3' to 5' होगा, तो इसे हम कहते हैं द 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। तो हमने कहा द 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्लियर होता है। तीसरा स्टेटमेंट, जैसे हमने आपसे अभी कहा कि जो शुगर है एक स्ट्रैंड में उसका नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होता है
और ये जो अंदर की तरफ नाइट्रोजीनियस बेसिस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पेयरिंग के लिए एक स्टैंडर्ड पेयरिंग होना ज़रूरी है, और वो जो स्टैंडर्ड पेयरिंग है वो आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हम इस डायग्राम को देख सकते हैं कि मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो साइटोसिन है, और इसका जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो गवानीन है। इन्होंने आपस में जो है ना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए। सिमिलरली आप एडेनिन और थाइमीन को कहीं पे भी देखो, वो आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है ना। सो आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये याद रखनी है कि एडेनिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थाइमीन के साथ और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और गवानीन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा साइटोसिन के साथ और हमेशा जो है ना 3 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक। तो ये हमारा तीसरा पॉस्टुलेट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और फोर्थ पॉस्टुलेट जो है ना वो हमें यहाँ पे कुछ सिखाता है जिसे हमें समझने की ज़रूरत होगी। देखिए, फोर्थ पॉस्टुलेट हमें पहले ये बात बोल रहा है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल है, यानी जो ये 2 स्ट्रैंड्स है ये स्ट्रेट नहीं बल्कि हेलिकल फॉर्म में है, कॉइल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इनमें से जो मैं बात कर रहा हूँ कि 2 स्ट्रैंड्स है, और 2 स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल है और साथ में डबल हेलिकल है। आप यहाँ पे इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने मार्क किया, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ 1 हेलिक्स। तो ऐसे ही बहुत सारे हेलिक्स जो है ना इस डीएनए के स्ट्रक्चर में बनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक हेलिक्स लिया। इस हेलिक्स में मैंने जो 2 पॉइंट्स मार्क किए बच्चों, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ और इस लेंथ को मेजर करूँ, इस लेंथ को हम नाम बोलते हैं, वी कॉल इट एज पिच। सो डैट मीन्स पिच का मतलब होता है कि एक हेलिक्स के अंदर कितनी लेंथ है, ठीक है। और याद रखना एनसीईआरटी में जो डेटा है कि पिच जो है दैट्स इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, यानी ये जो लेंथ है ये कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। अब बच्चों, साथ में इस पॉस्टुलेट में ये लिखा है कि इस हेलिक्स के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर जो है, पहले मैं समझा दूं आपको कि बेस पेयर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड 1 है और इस स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड 1 है। अब इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजीनियस बेस है, इस न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजीनियस बेस है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड अपोजिट स्ट्रैंड में हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड, इन्होंने एक पेयर बना दिया जिसको हम बेस पेयर कहते हैं। रिमेंबर, 1 बेस पेयर का मतलब हुआ 2 न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड्स किस स्ट्रैंड के, अपोजिट स्ट्रैंड के, ठीक। तो इसी तरह से अगर हम इस हेलिक्स के अंदर देखेंगे, एक हेलिक्स में, तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स। तो देखिए लेंथ कितनी है इस हेलिक्स की, डेट इज़ अबाउट 3.4 नैनोमीटर, और इस हेलिक्स में बेस पेयर्स कितने हैं, डेट्स 10 बेस पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ, हम निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। तो अगर हमें 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ 3.4 है, डिवाइडेड बाय बेस पेयर कितने हैं, 10, तो आंसर होगा 0.34 नैनोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर जो है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर। और बच्चों, अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे मल्टीपल करना होगा 10 टू द पावर -9 से, तो आंसर जो है वो आपको मीटर्स में देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमने समझी। यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक तो हमने सबसे पहले समझा कि यहाँ पे पिच जो है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। हमने समझा कि बेस पेयर जो होते हैं दे आर रफली 10 बेस पेयर, ठीक है ना। और हमने समझा कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेस पेयर दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे यही कह रहा है कि एक बेस पेयर का प्लेन जो है वो दूसरे बेस पेयर के पैरेलल में होता है, ठीक है ना। यानी बेस पेयर जो है ना दे आर अरेंज लाइक दिस। आप समझे इसको, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर है। तो बेस पेयर जो है ना आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर स्टैकिंग एक दूसरे के ऊपर जो है ना बेसिस है, तो इसे हम कहते हैं स्टैकिंग इंट्रैक्शंस। याद रखना,
ये जो स्टैकिंग इंटरेक्शंस है, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। ठीक, तो वाटसन एंड क्रिक के मॉडल से हमें पता चला कुछ कि सबसे पहले हमें पता चला कि दो स्ट्रैंड जो है ना, दे आर डबल हेलिकल एंड दे आर एंटी पैरेलल। और हमें यहाँ पे पिच के बारे में पता चला कि एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर है, डिस्टेंस कितनी है दो बेस पेयर के बारे में, ये भी हमें पता चला। इस वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बाद हम ये चीज़ बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक डीएनए दिया है 5-ATCGAGCGAT। मुझे इसका जो है ना दूसरा स्ट्रैंड बनाना होगा, ऑब्वियसली एंटी पैरेलल होगा और इसका जो है ना कम्प्लीमेंट्री होगा। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि एडेनिन के सामने मुझे पता है थाइमीन आएगा, थाइमीन के आगे एडेनिन और ग्वानिन साइटोसिन, थाइमीन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, थाइमीन और एडेनिन, और यहाँ पे 5' ये मैंने, दैट मीन्स मुझे एक स्ट्रैंड दिया हुआ था और मैंने जो है ना दूसरा स्ट्रैंड भी बनाया। ठीक है ना, मैं बना सकता हूँ दूसरा स्ट्रैंड भी। अब मुझे जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट है, पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है। डैट मीन्स इस एडेनिन और थाइमीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो फॉस्फोडाइस्टर होगा, थाइमीन और साइटोसिन के बीच में जो होगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। तो हमें पहले इस स्ट्रैंड में देखना होगा कितने फॉस्फोडाइस्टर होंगे, फिर इसमें देखना होगा कितने फॉस्फोडाइस्टर होंगे। हमने क्या करना है, हमने सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है ना, और इस स्ट्रैंड में भी ऑब्वियसली 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो अगर हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा 10 - 1 दैट्स इक्वल टू 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे और यहाँ पे भी 10 - 1 कितना होगा, 9। तो एक स्ट्रैंड में अगर आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं तो आप सिंपली देखिए कि उस स्ट्रैंड के अंदर जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, उसमें से -1 कर दीजिए तो आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलेगा। तो टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे 9 + 9 दैट इज 18। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स काउंट करने हैं तो आप जो है ना एक स्ट्रैंड को लेके भी काउंट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इनके बीच में बॉन्ड्स बनाओ और कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, जैसे अगर हम करें काउंट, यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 3 3 3 2 2। तो काउंट कर लीजिए आप, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 3 that's 18, 18 + 3 21, 21 + 2 that is 23, 23 + 2 that is 25। तो 25 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा कि आपके पास जो है ना 120 बेस पेयर का एक डीएनए है, 120 बेस पेयर का एक डीएनए है, तो बताओ इसमें जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर 120 बेस पेयर का डीएनए है तो डैट मीन्स वो न्यूक्लियोटाइड्स कितने हुए, तो आंसर होगा 120 × 2 दैट्स इक्वल टू 240 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन ये 240 न्यूक्लियोटाइड जो है ना दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये होगा कि एक स्ट्रैंड का -1, दूसरे स्ट्रैंड का भी -1, तो टोटल में यहाँ पे होगा 238 जो है ना। कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप 120 बेस पेयर है तो डैट मीन्स 120 न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड में है, 120 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे स्ट्रैंड में। तो यहाँ से जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा 120 - 1, 120 - 1, दिस इज़ 119, 119 9 9 18। तो यहाँ से भी आपका आंसर जो है ना वही आएगा, डेट्स 238। तो अब अगर कभी नंबर ऑफ बेस पेयर दिया गया है तो मल्टीपल बाय 2 करो, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा, उसमें से -2 करोगे तो डेट विल गिव यू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।